देखिए इसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो रहता है यार, इसे ऑब्जेक्टिव भी आपका बहुत सारा रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कीजिएगा ना, भू संसाधन का कृषि में उपयोग क्या है, तो ये पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पढ़ाया भी है और नोट्स भी दिया होगा। या फिर आप समझ सकते हैं हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताएं, ये भी नोट्स में होगा ही, तो वो सब याद कर लीजिएगा। दूसरा आगे बढ़ेगा तो इससे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जैसे आता है, गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों को मानचित्र प्रदर्शित करें, गेहूं के उत्पादन वितरण का वर्णन करें, जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे चावल के उत्पादन का वितरण का प्रस्तुत करें ग्राफ मैप के थ्रू, तो वो सारा आप लोग कर लीजिएगा, वो लॉन्ग का ही क्वेश्चन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और इसमें 4 में एक हमेशा रिपीट होता है। एक क्या क्या बोले, हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताए। दूसरा क्या बोले, भू संसाधनों का कृषि में उपयोग, नहीं बताए थे अभी हाल फिलहाल ही बताए थे, भू संसाधनों का कृषि में भू संसाधनों के उपयोग का वर्णन करें, तो वही प्राथमिक क्षेत्र में भू उपयोग होगा, कृषि, वन, खनन, पशुपालन, मछली पालन, इस सब में प्रयोग होगा। द्वितीय क्षेत्र में प्रयोग होगा भू संसाधन का, जैसे क्या, उद्योग, कल कारखाना, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, इसके लिए प्रयोग होगा। तो ये तृतीय क्षेत्र में होगा व्यापार, जल सेवा, सेवा क्षेत्र जितना भी हो गया, तो ये सब में होता है। तो ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्या बोले, हरित क्रांति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये भी लॉन्ग में आएगा। दूसरा वही क्या, गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों का वितरण का वर्णन करें, या चावल के उत्पादन क्षेत्रों का वितरण का वर्णन करें, और इसको मैप के थ्रू ही दिखाइएगा, क्योंकि ये आता है और ये 5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा तो आपका यहीं से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है भू संसाधन या कृषि। तो भू संसाधन में कुछ भूमि के उपयोग का वर्णन हुआ है, जो मतलब भारत में जितना भूमि है उसका उपयोग किस किस रूपों में है। तो बहुत सारा भूमि जो है वन क्षेत्र के अधीन है, पहला याद रखिएगा। दूसरा याद रखिए, भूमि उपयोग जो है बंजर या व्यर्थ भूमि है, मतलब ऐसा भूमि है जो पहाड़ी है, मरुस्थल है, गड्ढा टाइप का है, वैसा भूमि को ना किसी भी टेक्नोलॉजी या विज्ञान के मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से उसको कृषि योग्य नहीं बनाया गया, जबकि वो बन सकता है, लेकिन कृषि योग्य नहीं बनाया गया, तो उसके कारण वो क्या हो जा रहा है, तो बंजर या व्यर्थ भूमि है। तीसरा देखिएगा, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि, तो मतलब ऐसा भूमि है जो कृषि में भी यूज नहीं है, जैसे बस्ती, मानव बस्ती, शहरी बस्ती, ये क्या है, गैर कृषि में। अवसंरचना जैसे सड़क, रोड, तालाब, या फिर किसी भी तरह का एयरपोर्ट, ये सभी चीजों में यदि विकसित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। द्वितीय तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में बताए, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, उद्योग, कल कारखाना, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो सेवा क्षेत्र और व्यापार, और सेवा में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा, जनसंचार, रेल सेवा, ये सभी सब आ जाएगा। तो याद रखिए तृतीय क्षेत्र में। अब ये भूमि उपयोग का जो भारत में हो रहा है वो स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, मतलब ये चारा के लिए विशेष रूप से यूज किया गया। जो खास तौर पे देखिएगा कुछ ऐसे भूमि होते हैं गाँव में जो चराने के लिए यूज किया जाता है, वो ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन होता है विशेष रूप से, तो ये अस्थायी चारागाह क्षेत्र होता है। कुछ भूमि होता है जो इसके अंदर रहते, बोल सकते हैं तरु या फसल भूमि के रूप में यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किसी भी तरह का फलदार वृक्ष लगाया जाता है या फिर उद्यान के रूपों में विकसित किया जाता है, जैसे पार्क को डेवलप करने के लिए उस टाइप में जो यूज किया जाता है वो भूमि उपयोग विविध तरु फसल या बोल सकते हैं। अगला बढ़िया, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, मतलब बहुत सारा भूमि ऐसा है जो 5 वर्ष या उससे अधिक कृषि के लिए उपयोग नहीं किया गया, तो वैसे भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाएगा। याद रखिएगा 5 वर्ष या उससे अधिक उस भूमि का उपयोग नहीं किया गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कुछ भूमि है जो वर्तमान प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है, मतलब 1 वर्ष या उससे कम अवधि तक उसको कृषि के लिए उपयोग नहीं किया गया, तो वैसे भूमि क्या कहलाएगा, तो वर्तमान प्रतिभूमि कहलाता है। अगला बढ़िया, पुरातन प्रतिभूमि, ये एक तरह का ऐसा भूमि होता है जो 1 वर्ष या उससे अधिक तक कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया गया, उसको बोलेंगे वर्तमान पुरातन प्रतिभूमि। नीवल बोया गया क्षेत्र, वैसा भूमि होता है जिसमें फसल उगाई किया जाता है, कटाई किया जाता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, नीवल बोआई क्षेत्र, नील बोआई क्षेत्र या नीवल बोया गया क्षेत्र। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग को जैसे ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है ना, भूमि उपयोग के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, जैसे दे दिया था 3-4 ऑप्शन बता रहे हैं,
ये आया भी है आप लोग का। पहला ऑप्शन दे दिया गया प्रतिभूमि, निबल बोया गया क्षेत्र, सीमांत भूमि, वन अधीन क्षेत्र। अब बताओ, तो पर सीमांत भूमि नहीं आएगा। आपको ये पॉइंट याद रखना, तभी आप टिक कर पाओगे कौन सा भूमि उपयोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो सीमांत भूमि यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ेगा तो यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में विशेष रूप से काटा जाता है। तो याद रखिए जून से सितंबर का कौन सा फसल होगा, तो खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आता है, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर, ये दाल हो गए। तो याद रखिए ये सब के इसके अंदर आएगा, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। ये याद रखना क्योंकि इसमें दो चीज आ जाता है। पहले खरीफ फसल कब से कब होता है, तो जून से सितंबर होता है। दूसरा ये एग्जाम्पल आता है कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो ये आपको रटना ही होगा। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर, ये सब क्या खरीफ फसल है। अब ये रबी फसल, रबी फसल कब से कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो विशेष रूप से अक्टूबर से मार्च कौन सा फसल होगा, तो रबी फसल। तो ठंडा जब आता है तो समझ जाइएगा विशेष रूप से रबी फसल होता है। अभी गेहूं, जौ, चना, सरसों, जौ, ये कौन सा फसल होगा, तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ जायद फसल, जायद फसल वही जाने अप्रैल से जून तक होता है। जैसे क्या फल, सब्जी, चारा या किसी भी तरह का वनस्पति होगा तो ये जायद फसल के अंतर्गत आएगा। तो आपको याद रखना है कौन कौन जायद फसल है, तो फल, सब्जी, चारा, वनस्पति, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। अब शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र कृषि भूमि। शुष्क भूमि कृषि मतलब शुष्क समझ जाओ जहाँ पे वर्षा कम जरूरत पड़ता है, वैसे भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क भूमि कृषि। यह शुष्क कृषि मतलब समझ आए, जैसे इसको 2 नंबर में भी तुम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब एक सिंपल सा लैंग्वेज में जैसे बोल दे शुष्क कृषि क्या है, तो वैसा कृषि जिसमें वर्षा की कम जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क कृषि। तो वर्षा कितना जरूरत कम पड़ता है, तो 75 सेंटीमीटर से यदि कम वर्षा होता है तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क कृषि भूमि। अब इसमें कौन सा होगा, तो रागी, बाजरा, मूंग, चना, चारा, ये सब एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकता है। दूसरा देखिएगा तो आर्द्र कृषि भूमि। आर्द्र कृषि भूमि ऐसा भूमि होता है ना जहाँ पे अधिक फसल को अधिक जल का जरूरत पड़ता है, 75 सेंटीमीटर से ज्यादा अधिक मात्रा में जल का प्रयोग होगा, तो वैसे भूमि को क्या बोलेंगे, आर्द्र कृषि भूमि। अभी जैसे चावल, जूट, गन्ना विशेष रूप से क्या हो गया, आर्द्र कृषि भूमि के अंतर्गत आएगा। अब यहां तक में कुछ पूछना है तो पूछिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा चावल, ये चावल के बारे में पहले विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा हुआ जो आपके एनसीईआरटी में है, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। चावल क्या है, तो एक खाद्य फसल है। दूसरा याद रखिएगा ये उष्णकटिबंधीय फसल भी है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और चावल पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार का है, कौन कौन, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो। अब याद रखिएगा चावल का भारत में जो उत्पादन होता है 22.07% है, मतलब विश्व का कितना परसेंट चावल उत्पादन भारत में होता है, तो 22.07%। चावल का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन जो होता है चीन में होता है। दूसरा स्थान किसका है, तो चावल उत्पादन में विश्व में, तो भारत का है। दूसरा बढ़िया गेहूं, दूसरा प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो गेहूं है। गेहूं का उत्पादन भारत में कितना होता है, तो 12.8% होता है। ये कैसी फसल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, या शरद या रबी जानवी करते हैं उस टाइप की फसल है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा, तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। तो ये गेहूं का उत्पादक जो है, यहाँ पे कुल बोए का कितना परसेंट गेहूं उत्पादन होता है, तो 14% गेहूं उत्पादन होता है। तो यहाँ से 2 चीज याद रखिए, प्रमुख खाद्य फसल में चावल आएगा, दूसरा प्रमुख खाद्य फसल में गेहूं आता है। ये तो पता है हम लोग चावल सुबह खाते हैं, खासतौर पे रोटी गेहूं के रूप में यूज किया जाता है, हम लोग तो सब लगभग खाते हैं। तो ये आ गया। अब यहां से तीसरा देखिए ज्वार। ज्वार का उत्पादन जो होता है ना भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% होता है, मतलब जितना भी बोया गया उसका कितना होगा, 5.3% भूमि पर ज्वार उत्पादन है। मोटे अनाज में ज्वार आता है, बोलेगा ज्वार कैसा, पर मोटे अनाज में आता है। ये कुल बोया गया टोटल बोया गया क्षेत्र का 16.5% भूमि पर मोटे अनाज का उत्पादन होता है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में। अब यहाँ से कुछ कुछ चीजें आप लोग बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा, ये तो रिपीट करने वाले नहीं है, लेकिन इसको विशेष रूप से याद रखना। भूमि का उपयोग विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो आप जितना भी पढ़े होंगे भूमि उपयोग का, तो आप पहले भी पढ़ा है। भूमि उपयोग का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में,
अगला कहाँ हो रहा है? तीर्थ क्षेत्र में। तो ये तीनों क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। तो ये भूमि का उपयोग का है। अब उसी को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया गया है, तो याद रखिएगा। अब ये खरीफ फसल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बोलिएगा, हम भी बोल देंगे। बोलेगा खरीफ फसल कब से कब तक का है? तो जून से सितंबर। बोलेगा खरीफ फसल के अंतर्गत कौन आता है? तो चावल, ज्वार, कपास, अरहर। रबी फसल कब से कब तक होगा? तो अक्टूबर से मार्च। रबी फसल के अंतर्गत कौन आएगा? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, जौ। अब जायद फसल कब से कब तक है? तो अप्रैल से जून। जायद फसल के अंतर्गत कौन आएगा? तो फल, सब्जी, चारा, वनस्पति। अब बोलेगा शुष्क कृषि भूमि में कितना % वर्षा कम होना चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब कौन कौन सा फसल शुष्क कृषि भूमि में? रागी, बाजरा, मूंग, चना, चारा। आर्द्र कृषि भूमि में क्या होता है? तो जल ज्यादा की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो चावल, जूट, गन्ना। याद रखिएगा। अब ये देखो एग्जाम्पल, 1 मिनट समझना। वर्तमान प्रतिभूमि, तो यहाँ पे क्या है? 1 वर्ष या उससे कम कृषि होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्तमान प्रति। पुरातन प्रतिभूमि, 1 वर्ष या उससे अधिक कृषि नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुरातन। निवल बोया गया क्षेत्र, जिस क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में फसल बुगाई किया, कटाई किया जाता है, उसको हम लोग निवल बोया। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो 5 वर्ष या उससे अधिक तक कृषि नहीं किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि। अब ये तरु मतलब समझ जाओ, एक तरह का उद्यान विकसित किया जाता नहीं होता, आम का बगीचा लगा दिए, केला का बगीचा लगा दिए, तो इस टाइप में याद रखिएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा बोलिएगा, प्रमुख, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। चावल कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल। बोलेगा चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कितने प्रकार का चावल है? ओस, अमन, बोरो। बोलेगा भारत जो विश्व का कितना % चावल का उत्पादन? बोलेगा चावल के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान। पहला चावल का विश्व का? चीन। गेहूं, बोलेगा दूसरा प्रमुख खाद्य फसल क्या है भारत में? गेहूं। गेहूं भारत में कितना % उत्पादन करता है? बोलेगा ये कैसी फसल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय है, शरद या रबी। तो समझिए शीतोष्ण मतलब शरद रबी तो आएगा ही। बोलेगा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश। बोलेगा कुल बोया गया क्षेत्र पर कितना % क्षेत्र पर गेहूं? 14%। बोलेगा ज्वार जो है कुल बोए गए क्षेत्र में कितना % पे होता है भारत में? 5.3। मोटे अनाज कुल बोया गया क्षेत्र पर कितना % होता है? तो 16.5% भूमि में। ज्वार जो है कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन? महाराष्ट्र। कोई पूछना है यहाँ तक? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसके पास ये नोट्स नहीं होगा ना, क्या क्या बोले, 4 क्वेश्चन बोले ना लॉन्ग वाला, एक बार देखना होगा सबके पास। कुछ जो नया होगा उसके पास नहीं होगा। इसको समझाते का कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थोड़ा देखिएगा। यहाँ पहले पिछले क्लास में ना हम लोग पढ़ चुके थे। किसी चीज का पढ़े थे? गेहूं का और चावल का। तो ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो उसके आगे थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले तो चाय। चाय कैसी फसल है? तो रोपण फसल है। और इसके चाय के पत्तियों में क्या पाई जाती है? तो कैफीन और टेनिन पाई जाती है, जिसके कारण हम जानते हैं थकावट दूर हो जाता है। या सिगरेट में भी कैफीन पाया जाता है, तो उसी टाइप का ये कैफीन, चाय के पत्तियों में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। चाय जो है का उत्पादन भारत में 1840 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो असम में चाय का उत्पादन हुआ था। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद बोलेगा दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु के बीचों में है, तो याद रखें नीलगिरी पहाड़ियाँ में ही होता है दक्षिण भारत में। इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में होता है चाय का उत्पादन। लेकिन चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में। और चाय के निर्यात के मामला में भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना है, याद रखिएगा। अब कॉफी। कॉफी जो है एक रोपण फसल है। इसको उष्णकटिबंधीय फसल भी कहा जाता है। कॉफी 3 प्रकार का, अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। याद रखिए, जैसे ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कॉफी कौन सा इनमें प्रकार नहीं है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। तो याद, अब कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। कॉफी के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो 8वां स्थान है। और कॉफी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। आगे बढ़िया। गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है। और ये किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो आर्द्र और उपार्द्र जलवायु में होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में या गंगा सिंधु नदी मैदान के किनारे होता है। तो जहां पे गंगा सिंधु नदी मैदान है, आपको पता ही होगा मिट्टी किस टाइप का होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। सर्वाधिक है कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो 40% है। अब वो हिमालय के निक्षेप से ही जलोढ़ मिट्टी का
निर्माण होता है। याद रखिएगा ये भी चीज है। दूसरा याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, यह चीनी का प्याला कहा जाता है, क्योंकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। गन्ना के उत्पादन में भारत का कैवां स्थान है, तो दूसरा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ब्राजील करता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कपास। कपास कैसी फसल है, तो उष्ण कटिबंधीय फसल है। कपास किस ऋतु में होता है, तो खरीफ फसल है या खरीफ ऋतु में होता है। कपास के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। दूसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। कपास किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में होता है। अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना, वो अपक्षय होता है, तो उसी के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब दाल तो जानते हैं, सोयाबीन के बाद दूसरा यदि प्रोटीन का सोर्स है तो सबसे ज्यादा कौन है, तो दाल ही होता है। बोलेगा सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन के बाद दाल। अब प्रोटीन में बात करेगा तो देख भी करते हैं, जो कमजोर होता है डॉक्टर सलाह देता है दाल का पानी पियो या फिर सोयाबीन खाओ, ये ज्यादा। तो दाल में प्रोटीन होता है। दाल जो होता है वो विशेष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब भूमि का जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन को मेंटेन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना भूमि में, वो किसी भी फसल को बड़ा करता है। फसल को बड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, नाइट्रोजन, याद रखना। नाइट्रोजन नहीं होगा मिट्टी में ना, तो वो क्या हो जाता है, फसल बढ़ेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यूरिया छिटकते हैं, तो यूरिया छिटकते हैं तो नाइट्रोजन का बढ़ाता है, बैलेंस करता है, उसको बढ़ाता है, इसके कारण फसल बड़ा होता है। तो ये याद रखना। दालें क्या काम करती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाती है। दाल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में बोल सकता है चना और अरहर टाइप का दाल होता है। दो टाइप का दाल जो हम लोग ज्यादा खाते हैं, तो कौन खाते हैं, देखिएगा अरहर दाल या तो चना दाल खाते हैं खास तौर पे। आगे बढ़िया, मक्का। मक्का कैसी फसल है, तो खाते बार देख लें, रिपीट करें, रिपीट करते हैं, बोलिएगा कहाँ ध्यान है, सुनो यहाँ ध्यान दिए। चाय कैसी फसल है, रोपण फसल। चाय के पत्तियों में क्या पाई जाती है, तो कैफीन और टैनिन। चाय का उत्पादन भारत में कहाँ आरंभ हुआ था, और ये चाय का उत्पादन कब आरंभ हुआ था। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बोलेगा चाय का उत्पादन दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ होता है। चाय का निर्यात में भारत का क्या स्थान है, तो दूसरा स्थान है, मतलब सेकंड स्थान है। पहला स्थान चाय का निर्यात सर्वाधिक कौन, चीन। कॉफी कैसी फसल है, तो कॉफी कैसी, और भी दूसरे तरीके से बोलिए, कॉफी कैसी फसल है। कॉफी कितने प्रकार का होता है, अरे कौन कौन, तो अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेका। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। कॉफी का बोल सकते हैं उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कौन है, तो भारत का क्या स्थान है, कॉफी का उत्पादन 8वां स्थान है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, गन्ना कैसी फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। और दूसरे तरीका से किस प्रकार के उत्पादन में, ये आर्द्र एवं उपार्द्र जलवायु में होती है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और किस नदी में होता है, तो गंगा सिंधु नदी मैदान के क्षेत्र में। अब जहां पे यहाँ पे गंगा सिंधु नदी के मैदान क्षेत्र में किस टाइप का जल मिट्टी पाया जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, आप गौर किए होंगे, तो खादर और बांगर। खादर ज्यादा उपजाऊ होता है, बांगर कम उपजाऊ होता है। इसके बाद याद रखिएगा, जलवायु मिट्टी भारत में 40% क्षेत्रों में मिलता है, और सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक और चीज है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है हिमालय के निक्षेप से है, क्योंकि गंगा हिमालय जो बहकर निकला है ना गंगा, तो वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है। बोलेगा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ब्राजील में। भारत का गन्ना के उत्पादन में क्या स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कपास कैसी फसल है, तो उसका कपास किस ऋतु या किस फसल में होता है, खरीफ ऋतु में। कपास के उत्पादन में चीन पहला विश्व में पहला स्थान किसका है, तो कपास का उत्पादन भारत में क्या स्थान पर। कपास किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी में। कपास का निर्माण काली मिट्टी का निर्माण किसके कारण होता है, तो बेसाल्ट लावा या ज्वालामुखी छटने के कारण। मतलब जो ज्वालामुखी फटता है ना, वो जो अपक्षय होता है, इसके कारण ही ये निर्माण होता है। ये 11वीं क्लास में भी पढ़ाए होंगे। मक्का कैसी फसल है, तो दो टाइप के, खाद भी है, खाते भी है, और चारा फसल भी है। मक्का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक। इसके बाद आगे यहाँ देख लेते हैं, ज्वार क्या है, तो मोटे अनाज। अब बोलेगा ज्वार मोटे अनाज कुल बोया गया क्षेत्र में कितना % में होता है, 16.5। अब ये तो नॉर्मल चीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला खाली याद रखिएगा, बाजरा जो होता है एकल फसल भी है और मिश्रित फसल है। बोलेगा कौन से ऐसा फसल है जो एकल भी है और मिश्रित फसल है, तो बाजरा कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इतना ही रहने दिए, और लिखाते हैं, थोड़ा कुछ होगा तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वो 4 क्वेश्चन जो दिए ना, 5 क्या क्या को दिया, 4 या 5,
वो एकदम कंप्लीट कर ही लीजिए।